नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के भाग प्रथम के बारे में। प्रोफेसर हर्बर्टसन के अनुसार भौगोलिक प्रदेश पृथ्वी तल का वह क्षेत्र है जिसमें मानव जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां समान होती है। तो हर्बर्टसन ने बताया कि भौगोलिक प्रदेश जो होते हैं पृथ्वी तल के ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि उस क्षेत्र में मानव जीवन को जो प्रभावित करने वाली परिस्थितियां होती है वो सभी समान होती है। यदि हम एक भौगोलिक प्रदेश की बात करें तो राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में बांटते समय विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। इन कारकों में से उल्लेखनीय कारक है भू आकृति विज्ञान, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या, सामाजिक और परंपरागत कारक। किसी भी क्षेत्र को भौगोलिक प्रदेशों में बांटते समय वहां पर विभिन्न कारकों का विचार किया जाता है। उसके पश्चात उस क्षेत्र को भौगोलिक प्रदेश में बांटना संभव होता है। प्रदेश के अंतर्गत मनुष्य भूमि का संबंध, आर्थिक विकास की प्रकृति और प्रदेश की संभाव्यताएं आदि जो विशिष्ट विशेषताएं पाई जाती हैं। राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में बांटने का सबसे पहला प्रयास डॉक्टर वीसी मिश्रा ने किया तथा उन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त कर उन सभी की एक सामान्य जानकारी प्रस्तुत की गई। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान को भौगोलिक प्रदेश में बांटने का जो पहला प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया तथा कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया गया। दूसरा प्रयास प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने समग्र भारत को प्रदेशों में विभाजित करते समय राजस्थान को भी 2 मध्यम स्तर प्रदेशों में विभक्त किया। फिर इन 2 मध्यम स्तर प्रदेशों को 4 प्रथम श्रेणी प्रदेशों में तथा 13 द्वितीय श्रेणी प्रदेशों में विभक्त किया। जहां डॉक्टर वीसी मिश्रा का विभाजन अत्यंत सरल एवं बोधगम्य है और केवल प्रमुख भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारकों को ही प्रधानता दी गई है, वहीं डॉक्टर आरएल सिंह का विभाजन जो है वो विशिष्ट प्रकार का है और उसमें न केवल प्रादेशिक बल्कि स्थानीय स्तर के कारकों को भी दृष्टिगत रखा गया है। तो ये जो मुख्य रूप से जो दोनों विभाजन है उसमें अंतर यही है कि वीसी मिश्रा का जो विभाजन है उसमें केवल भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारकों को प्रधानता दी गई है, जबकि आरएल सिंह का जो विभाजन है उसमें प्रादेशिक के साथ साथ में स्थानीय स्तर के कारकों को भी ध्यान में रखा गया है। अब हम यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं डॉक्टर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के 7 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं, जिसमें नंबर 1 है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, नंबर 2 अर्ध शुष्क प्रदेश, नंबर 3 नहरी प्रदेश, नंबर 4 अरावली प्रदेश, नंबर 5 पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, नंबर 6 दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और नंबर 7 है चंबल बीहड़ प्रदेश। इस तरह से डॉक्टर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त करने का प्रयास किया है। और यहाँ इस नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख पा रहे हैं डॉक्टर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के जो 7 भौगोलिक प्रदेश हैं उनको मानचित्र के द्वारा दर्शाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है कि किस तरह से उन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया है। अब हम बात कर रहे हैं आरएल सिंह के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, जिसमें नंबर 1 है मरुस्थली प्रदेश। इस मरुस्थली प्रदेश को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें नंबर 1 है जैसलमेर मरुस्थली, नंबर 2 बाड़मेर फलोदी मरुस्थली और नंबर 3 है बीकानेर चूरू मरुस्थली। इसमें जैसलमेर मरुस्थली को 2 भागों में विभक्त किया गया है तथा बाड़मेर फलोदी मरुस्थली को 2 भागों में विभक्त किया गया था। बीकानेर चूरू मरुस्थली भाग को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। दूसरा जो प्रदेश है वो है राजस्थान बांगड़ प्रदेश। इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है घग्गर मैदान,
नंबर 2 शेखावाटी प्रदेश, नंबर 3 नागौर प्रदेश और नंबर 4 है लूनी बेसिन प्रदेश। इसमें से घग्गर मैदान की यदि हम बात करें तो उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। शेखावाटी प्रदेश को 2 भागों में विभक्त किया गया है और नागौर प्रदेश को 2 भागों में विभक्त किया गया था। लूनी बेसिन प्रदेश को 6 भागों में विभक्त किया गया है। और तीसरा जो प्रदेश है उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। यहां हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जो आरएल सिंह के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश हैं उनको मानचित्र के द्वारा यहां इस स्लाइड पर दिखाने का प्रयास किया गया है। आरएल सिंह के अनुसार जो तीसरा प्रदेश है वो है अरावली प्रदेश। इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है उत्तरी अरावली प्रदेश, नंबर 2 मध्य अरावली प्रदेश तथा नंबर 3 है दक्षिणी अरावली प्रदेश, जिसमें से उत्तरी अरावली प्रदेश को 2 भागों में, मध्य अरावली प्रदेश को 2 भागों में तथा दक्षिणी अरावली प्रदेश को 4 भागों में विभक्त किया गया है। और नंबर 4 जो प्रदेश है वो है चंबल बेसिन प्रदेश, जिसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है निम्न चंबल बेसिन और नंबर 2 है मध्यम चंबल बेसिन, जिसे निम्न चंबल बेसिन को 3 भागों में और मध्य चंबल बेसिन को 4 भागों में विभक्त किया गया है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं राजस्थान के मैदान के बारे में। इस मैदान की जो स्थिति है वो 24 डिग्री 31 मिनट उत्तर से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों एवं 69 डिग्री 15 मिनट पूर्व से लेकर के 76 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। तो ये राजस्थान के मैदान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बताया गया है। यह मैदान सिंध तथा सतलज नदियों के सिंचित प्रदेश तथा अरावली के पूर्वी पार्श्वों के बीच में विस्तृत है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में पंजाब का मैदान, पूर्व में राजस्थान की अरावली श्रेणियां तथा दक्षिण में कच्छ का रण स्थित है। तो ये मैदान की स्थिति बताई गई है कि इसके पश्चिम में कौन सा पार्ट है, उत्तर में कौन सा पार्ट है तथा पूर्व में और दक्षिण में कौन सा पार्ट है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,96,750 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर व चूरू जिलों के समग्र भाग तथा पाली, सीकर और झुंझुनू जिलों के पश्चिमी भाग सम्मिलित है। तो यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो मरुस्थली क्षेत्र है उसमें कौन कौन से जिले शामिल है। वैदिक काल में सरस्वती इस क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती थी और राजस्थान का मैदान पुनः 2 उप प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। यहाँ कुछ राजस्थान से संबंधित फोटो दिखाई गई है इस स्लाइड पर। अब हम बात कर रहे हैं मरुस्थली प्रदेश। मरुस्थली राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों तथा चूरू एवं जोधपुर जिलों के पश्चिमी भागों पर विस्तृत है। और यहाँ ये मरुस्थल की फोटो दिखाई गई है कि मरुस्थलीय जो भाग है वो किस तरह से दिखाई देता है। अब हम बात कर रहे हैं मरुस्थली भाग के भौतिक भूदृश्य के बारे में। इसमें हम देख रहे हैं कि मरुस्थली भारत का एक अद्वितीय प्रदेश है जो शुष्क रेगिस्तान और बालू का स्तूपों का क्षेत्र है। तो यदि हम मरुस्थल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर डेवलप होती है जिसमें हमें बालू का स्तूप दिखाई देते हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो बालू का स्तूपों का क्षेत्र है। रेत के बहुत ऊंचे और विविध आकृतियों वाले स्तूप तथा बालू की दीर्घाकार भयावह कटकों के बीच में जहां जहां नग्न चट्टानें भी दिखाई देती है। तो यहाँ बड़े बड़े बालू का स्तूपों के बीच में कुछ नग्न चट्टानें भी हमें दिखाई पड़ती हैं। इस प्रदेश की शुष्क जलवायु कम और अनिश्चित वर्षा के साथ साथ ऊंचे तापमान होने से संपूर्ण क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम, छोटे पत्तों की और प्राय नुकीली झाड़ियों के रूप में होती है तथा वह भी बहुत असमान वितरित है। तो यदि हम यहाँ इस क्षेत्र की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ की जलवायु शुष्क होती है, वर्षा
अनिश्चित होती है, तापमान अधिक होता है और प्राकृतिक वनस्पति जो होती है वो नुकीली झाड़ियों के रूप में यहाँ पर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ के धरातल के बारे में। तो इसकी धरातलीय सतह का बहुत बड़ा भाग जो है बालू से ढका हुआ है, परंतु बीच बीच में कहीं कहीं चट्टानी सतह अथवा छोटी छोटी पहाड़ियां भी पाई जाती है। तो यदि धरातल की बात की जाए राजस्थान के, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र जो है बालू के द्वारा ढका हुआ है और बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां या चट्टानी सतह जो है पाई जाती है। इस प्रकार मरुस्थली को स्थलाकृति के आधार पर पुनः दो भागों में हम बांट सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है रेतीला मरुस्थल और नंबर 2 है पथरीला मरुस्थल। तो जो रेतीला मरुस्थल होता है उसमें बालू के टीबे पाए जाते हैं या बालू के टीले पाए जाते हैं, या अधिकांश भाग जो होता है बालू से ढका हुआ रहता है। और पथरीले मरुस्थल में जो होती है वो कुछ भाग में चट्टानें पाई जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं रेतीला मरुस्थल। यह मरुस्थल संपूर्ण राजस्थान के लगभग 80% भाग पर विस्तृत है। इस प्रदेश में बालू का स्तूप एक विशिष्ट भू आकृतिक लक्षण है। रेतीले मरुस्थल के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के स्तूप और उनका समूहीकरण देखने को मिलता है। दूसरा मरुस्थल है पथरीला मरुस्थल। यह मरुस्थल लगभग 20% भाग पर विस्तृत है तथा जैसलमेर, बीकानेर के उत्तरी भाग और जोधपुर की फलोदी तहसील के कुछ भागों पर दृष्टिगत होता है। चूना पत्थर और बालू का पत्थर चट्टानें इस क्षेत्र में अनावृत है, जो जुरेसिक एवं इयोसीन सेल समूहों से संबंधित है। यदि हम यहाँ के जलवायु की बात करें तो इस प्रदेश में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की दशाएं पाई जाती है, जो अधिक शुष्क और कठोर होती है। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 34 डिग्री से अधिक व शीत ऋतु में 12 से 16 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिन काफी गर्म होता है और रात्रि जो होती है वो ठंडी होती है, और तापमान का जो दैनिक ताप अंतर होता है या ताप परिसर होता है वो भी अधिक होता है। ग्रीष्म ऋतु में सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है 15% से भी कम होती है, क्योंकि तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण यहाँ पर बढ़ जाता है। इस प्रदेश में वर्षा अल्प मात्रा में होती है और अनियमित होती है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर कम होती जाती है और वर्षा की औसत मात्रा बीकानेर में 20 सेंटीमीटर, बाड़मेर में 15 सेंटीमीटर, जोधपुर में 35 सेंटीमीटर तथा जैसलमेर तक जाते जाते ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर पाई जाती है। वास्तविक जल उपलब्धता ऋणात्मक है, अर्थात जितनी वर्षा यहाँ होती है उससे अधिक वाष्पीकरण की क्षमता इस प्रदेश में दिखाई देती है। तो ऋणात्मक होने का कारण क्या होता है कि वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण जो होता है वो अधिक होता है। वनस्पति की बात की जाए तो मरुस्थल के लगभग 5% से कम भूभाग पर वनस्पति का जो आवरण होता है वो दिखाई देता है, और इसका अधिकांश भाग जो है मरुस्थलीय होने के कारण वनस्पति रहित, और जहां भी कहीं पाई जाती है वो छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियां ही सिर्फ पाई जाती है, जिसमें बबूल, नागफनी, झरबेरी, कीकर, खेजड़ा, कंटीले गुच्छों वाली घास अधिक मिलती है। तो यहाँ पर जो वनस्पति कंटीली झाड़ियां वाली जो पाई जाती है उसका मुख्य कारण होता है कि वो वाष्पीकरण को रोकने में सहायक होती है, जिससे जो झाड़ियां हैं या उनकी पत्तियां जो है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। अब हम ये बात कर रहे हैं इस प्रदेश की मिट्टी के बारे में। तो रेतीली बालू मिट्टी में लगभग 90% से 95% तक बालू और 5 से 7% तक मृत्तिका पाई जाती है, और मिट्टी में जैविक पदार्थों की कमी तथा लवणता जो होती है वो अधिक होती है। खनिज संपदा की यदि बात की जाए तो मरुस्थल में जिप्सम, लिग्नाइट, मुल्तानी मिट्टी, तापसह मिट्टियां इत्यादि प्रकार के खनिज पाए जाते हैं तथा राज्य के 19% जिप्सम के भंडार जो है बीकानेर के जामसर व लूणकरण क्षेत्रों में अनुमानित किए गए हैं। ऑयल इंडिया द्वारा
अब तक तनोट व रामगढ़ में 4 कुओं से गैस के भंडार मिले हैं। उसके अलावा बीकानेर जिले के बीकमपुर गांव के निकट तेल व गैस के भंडार मिलने के भी यहां पर संकेत मिले हैं। लिग्नाइट की यदि बात की जाए तो ये भूरे रंग का किस्म का कोयला होता है जो जलने पर अधिक धुआं देता है। अधिक धुआं देने का मुख्य कारण होता है इसमें कार्बन का प्रतिशत कम होता है, और ये जो लिग्नाइट होता है वो अच्छी किस्म का कोयला नहीं होता। इसके जमाव के मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो है बीकानेर जिले में पलाना, बरसिंगसर, गुड्ढा, बिथनोक, मांडलचारण, रानेड़ी, हाडला, खारी, चन्नेरी, मुक्त, नापासर, बाड़मेर जिले में गिरल, कपूरडी, जालीपा इत्यादि स्थानों पर लिग्नाइट पाया जाता है। और मुल्तानी मिट्टी के जमाव की बात की जाए तो वो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर इत्यादि जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मरुस्थल का सांस्कृतिक भूदृश्य किस प्रकार का है। इसके संदर्भ में यदि हम जनसंख्या की बात करें तो मरुस्थल की जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार 49 लाख है और घनत्व 87 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या इसके उत्तरी पूर्वी तथा पूर्वी भाग में अधिकांशतः पाई जाती है। साथ ही पूर्व से पश्चिम की ओर जनसंख्या के घनत्व में गिरावट दिखाई देती है, जिसका कारण है कि वर्षा का कम होना। जनसंख्या का घनत्व चूरू के भागों में 148 व्यक्ति, बीकानेर में 78 व्यक्ति, बाड़मेर में 92 व्यक्ति, जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ के स्त्री पुरुष अनुपात में जैसलमेर में 849 तथा चूरू के पश्चिमी भागों में 938 लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात यहाँ पाया जाता है। मरुस्थल के गांवों में अधिकांश घर जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं, जो झोंपा के नाम से जाने जाते हैं। ये इनका लोकल नाम होता है झोंपा। कि मरुस्थलीय भाग में जो गांवों में अधिकांशतः गोलाकार घर पाए जाते हैं उनको झोंपा कहते हैं। यह अधिकतर चिकनी मिट्टी तथा कच्ची ईंटों का उपयोग करके इनका निर्माण किया जाता है। इस प्रदेश में बाड़मेर, जैसलमेर तथा बीकानेर प्रमुख नगरीय केंद्र है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख केंद्र जैसे कोलायत, लूणकरणसर, देशनोक, फलोदी, पोखरण, बालोतरा, पंचपदरा, समदरी, शेरगढ़ आदि भी उल्लेखनीय है। यदि हम मरुस्थली के आर्थिक प्रतिरूप के बारे में बात करें तो भूमि उपयोग सबसे पहले आता है। तो मनुष्य के निवासियों का मुख्य जो व्यवसाय है यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन है। बाड़मेर में दक्षिण पूर्व में लूनी बेसिन की स्थिति के कारण कृषि अधिक विकसित हुई है। तो बाड़मेर में लूनी बेसिन के कारण कृषि का कुछ मात्रा में विकास हुआ है। साथ ही बाड़मेर या जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्रों में भूमिगत जल सुगमता से उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा इसलिए यहाँ पर जो कृषि क्रियाएं हैं वो नियमित होती हैं। बीकानेर में नहरी जल की प्राप्ति के कारण कृषि का विकास तेजी से हुआ है। फसलों की बात की जाए तो फसलों में खाद्यान्न फसलें जैसे बाजरा और ज्वार इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसलें हैं और तिलहन मुख्य नकदी फसल है, लेकिन जैसलमेर में इसका उत्पादन जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। प्रदेश के अधिकांश भाग में कृषि उपज जो है वो काफी मात्रा में कम है। इसका मुख्य कारण है पानी का अभाव है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो होती है वो बहुत ही कम और होती भी है तो अनियमित और अनिश्चित होती है। जिन क्षेत्रों में बाजरा संकेंद्रित है उनमें मूंग और मोठ भी उत्पन्न किए जाते हैं। जहां पर मतलब बाजरा जहां पाया जा रहा है वहां पर मूंग और मोठ भी कुछ मात्रा में उत्पन्न किए जाते हैं। बीकानेर में दालें खरीफ की फसल है और बाड़मेर में अरंडी का उत्पादन भी होता है। यदि हम सिंचाई के बारे में बात करें तो मरुस्थल में भूमि मानव अनुपात अनुकूल है, लेकिन इसका विकास जो है जल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण सीमित है। तो इस क्षेत्र में जल की जो उपलब्धता है वो सीमित है। इस प्रदेश की मिट्टी बलुई है और वर्षा काफी विरल है तथा शुष्कता का यहाँ पर साम्राज्य है। अतः सिंचाई की आवश्यकता इस प्रदेश को कहीं अधिक है, जिससे अनुकूल भूमि मानव अनुपात का लाभ उठाया जा सके। क्योंकि इस क्षेत्र में घनत्व कम है, उसका प्रमुख कारण है यहाँ पर जल की जो मात्रा है वो सीमित है। मरुस्थल के उत्तरी क्षेत्र के कुछ भागों को सिंचाई की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध है।
बीकानेर क्षेत्र के पश्चिमी भागों पर लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर नहरों से सिंचाई हो रही है और जैसलमेर के समीपवर्ती भागों तथा पश्चिमी जोधपुर के क्षेत्रों में भूमिगत जल स्रोतों से नलकूप के द्वारा जल सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो बीकानेर के कुछ क्षेत्र में और जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध है। जैसलमेर में खड़ीन सिंचाई के साधन के रूप में उपलब्ध है, लेकिन इनका उपयोग सीमित है। यदि हम खड़ीन की बात करें तो खड़ीन जो है, ये बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि खड़ीन जो है किस क्षेत्र के सिंचाई के साधन के रूप में उपलब्ध है, तो वो जैसलमेर में उपलब्ध है और ये एक प्रकार का ट्रेडिशनल सिस्टम है। बाड़मेर के पूर्वी क्षेत्रों के समीप लूनी नदी की स्थिति होने के कारण सिवाना तहसील व चौहटन के पूर्वी समीपवर्ती क्षेत्रों में कम गहराई पर जल उपलब्ध हो जाता है। यदि हम मरुस्थलीय क्षेत्र में पशु संपदा के बारे में बात करें तो राजस्थान के पशु क्षेत्र में मरुस्थल जो है वो एक महत्वपूर्ण पशु क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय है वही कृषि एवं पशुपालन है। पशुपालन इस प्रदेश का एक आर्थिक संसाधन है। मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु ऊंट है। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है और यहाँ के जो ऊंट है वो काफी विख्यात या प्रसिद्ध हैं। गोवंश की कांकरेज नस्ल बाड़मेर में, थारपारकर नस्ल जैसलमेर में, बाड़मेर व पश्चिमी जोधपुर में, राठी नस्ल बीकानेर में तथा जैसलमेर के उत्तरी पूर्वी भागों में हरियाणा नस्ल, और जो हरियाणा नस्ल है वो पूर्वी बीकानेर में मिलती है। गोवंश की अधिकता तथा उनकी उत्तम नस्लों के फलस्वरूप यह क्षेत्र दुग्ध व्यवसाय में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बीकानेर दुग्ध व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है। भैंसें इस क्षेत्र में बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि भैंसों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो इस तरह की है कि भैंस इस क्षेत्र में कम पाई जाती है। भेड़ों की दृष्टि से यह प्रदेश काफी महत्व रखता है। भेड़ों की नाली नस्ल बीकानेर में, मगरा नस्ल जैसलमेर व जोधपुर में तथा पुंगल नस्ल बीकानेर की पुंगल तहसील में मिलती है। मलानी घोड़े जो होते हैं वो बाड़मेर व जोधपुर में पाए जाते हैं, जो समग्र देश में विख्यात है। राज्य की अधिकांश बकरियां हैं वो मारवाड़ी व लोही किस्म की है तथा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है तथा ये मांस आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है, यानी मांस की मात्रा जो होती है इनमें अधिक होती है, ये मांस के लिए पाली जाती है। उद्योग धंधों की बात की जाए तो मरुस्थलीय क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाएं पिछड़ी सी प्रतीत होती है। इस प्रदेश में उद्योगों के अंतर्गत कारिक जनसंख्या का अनुपात जो है वो नगण्य सा है, यानी यहाँ पर जो उद्योग है वो अपनी विकसित अवस्था में नहीं है। बीकानेर जिलों में फैक्ट्रियों की संख्या अधिक है, लेकिन ये सभी छोटे पैमाने की हैं तथा स्थानीय कच्ची सामग्रियों का ही उपयोग करती है, यानी बीकानेर में जो है बड़े लेवल का कोई फैक्ट्री उपलब्ध नहीं है। मरुस्थल में अकेला बीकानेर जिला ही कुछ विकसित है, अन्यथा जैसलमेर व बाड़मेर औद्योगिक दृष्टि से अभी पनप नहीं पाए हैं। परिवहन साधनों की यदि बात की जाए तो इस प्रदेश में छोटी लाइन के रेल मार्गों से परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। मरुस्थल में भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद जोधपुर जैसलमेर मार्ग, बाड़मेर मुनाब रेल मार्ग विकसित किए गए हैं तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग नंबर 15 गंगानगर से बीकानेर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर होते हुए गुजरात की ओर चला गया है। जैसलमेर से बीकानेर का संबंध सीमा सुरक्षा सड़क के द्वारा हुआ है। यह सड़क मार्ग डांबर से निर्मित है तथा काफी चौड़ा है, जिससे इस क्षेत्र में यातायात जो है वो काफी सरल हो गया है और सहायक सड़कें भी यहाँ पर विकसित हो गई हैं। बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सूरतगढ़ भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट हैं तथा जैसलमेर में राज्य का 5वां सिविल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। बाड़मेर में उत्तरलाई वायुसेना हवाई अड्डा एवं बीकानेर का हवाई अड्डा जो है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मरुस्थलीय भाग को पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें है नंबर 1 जैसलमेर मरुस्थली,
इसको पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पश्चिमी जैसलमेर मैदान और नंबर 2 है पूर्वी जैसलमेर मैदान। इसी के बाद में बाड़मेर फलोदी मैदान को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें नंबर 1 है बाड़मेर क्षेत्र और नंबर 2 है फलोदी क्षेत्र। तीसरा भाग है बीकानेर चूरू मरुस्थली भाग। इस उप प्रदेश को पुनः लघु विभागों में बांटा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है बीकानेर मैदान, नंबर 2 दक्षिणी पूर्वी चूरू मैदान। और इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। और ये इस स्लाइड पर आपको पुस्तक संदर्भ दिया गया है कि यदि राजस्थान भूगोल से संबंधित आप किसी अन्य टॉपिक का या इसी टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ आपके लिए पुस्तक संदर्भ उपलब्ध करवाया गया है। और अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश से संबंधित 4 वीडियो बनाए जाएंगे, तो पूरे टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसके चारों वीडियो का अध्ययन आप अवश्य करें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।